नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। दोस्तों आज का हम लोगों का ये जो वीडियो होगा आपका यूपी टेट 3 जुलाई 2026 पेपर सेकंड जूनियर लेवल का जो आप लोगों का परीक्षा हुआ है 3 जुलाई 2026 को पेपर सेकंड जूनियर लेवल का शिफ्ट 1 में प्रथम पाली में शिफ्ट 1 में जो है वो पेपर हुआ था 3 जुलाई को जूनियर का कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का। तो उस पेपर को सभी 180 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में देखूंगा। हम लोग हल करेंगे 180 क्वेश्चन को। क्यों आप लोग पूछेंगे कि 150 क्वेश्चन ही यूपी टेट में पूछा जाता है, ठीक है। हम 30 क्वेश्चन इसमें और एक्स्ट्रा ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें लैंग्वेज सेकंड के रूप में संस्कृत को भी सॉल्व करेंगे और इंग्लिश को भी सॉल्व करेंगे और हिंदी को भी सॉल्व करेंगे। तो पेपर सेकंड में आपका लैंग्वेज सेकंड भाषा द्वितीय के रूप में हम संस्कृत को भी सॉल्व करेंगे और इंग्लिश को भी सॉल्व करेंगे। इसलिए हमारा 30 क्वेश्चन और बढ़ जा रहा है क्योंकि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत 30-30, 60-30, 90 और 30 नंबर का CDP 120 और 60 नंबर का आपका SST, ठीक है। तो 180 क्वेश्चन टोटल आपके इसमें हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पूरा आपका ये पूरा आपका दोस्तों सॉल्यूशन वीडियो है, पूरा सॉल्व पेपर होगा एक्सप्लेनेशन के साथ। एक एक क्वेश्चन का हम लोग व्याख्या करते हुए समझते हुए चलेंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्यों सही हो रहा है। ये केवल आपका आंसर की का वीडियो नहीं है, ये पूरा आपका एक्सप्लेनेशन व्याख्यात्मक सॉल्यूशन वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट 3 जुलाई 2026 पेपर सेकंड जूनियर कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए शिफ्ट 1 प्रथम पाली के सभी 180 प्रश्नों को एक साथ हल करते हैं विस्तृत तरीके से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था भाग 1 CDP बाल विकास मनोविज्ञान में, किशोरावस्था में भावनात्मक अलगाव इस बात की आवश्यकता का संकेत हो सकता है। पहले नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, परामर्श हस्तक्षेप, काउंसलिंग इंटरवेंशन। क्यों सही होगा? देखिए, किशोरावस्था एडोलसेंस में यदि कोई बच्चा भावनात्मक रूप से अलग थलग इमोशनल विड्रॉल हो रहा है तो यह तनाव, अवसाद या किसी आंतरिक मनोवैज्ञानिक संघर्ष का संकेत हो सकता है। ऐसे में बच्चे को परामर्श की आवश्यकता होती है ताकि उसकी समस्या के मूल कारण को समझ करके उसका समाधान किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर आपका C यहाँ पहले नंबर क्वेश्चन में काउंसलिंग इंटरवेंशन करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान पहचान निर्माण काफ़ी हद तक इसे प्रभावित होता है। 2 नंबर के प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, सहकर्मी समूह की बातचीत, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि आपने पढ़ा होगा मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था पहचान बनाम भ्रांति की अवस्था होती है। इस दौरान किशोरों पर उनके माता पिता से ज़्यादा उनके अपने जो सहपाठी जो दोस्त होते हैं उनका प्रभाव होता है और वे उन्हीं के साथ बातचीत से अपनी पहचान का निर्माण करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर A, सहकर्मी समूह की बातचीत, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, किशोरावस्था में साथियों के द्वारा मध्यस्थता से सीखना इसे बढ़ावा देता है। 3 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर B से हो जाएगा, पारस्परिक उत्तरदायित्व यानी कि म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पे पीयर मीडिएट लर्निंग, सहपाठियों के साथ सीखना, सहयोग, समूह भावना और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों की भावना पारस्परिक उत्तरदायित्व को विकसित करता है और यह लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर भी आधारित है। इसलिए आपका म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पारस्परिक उत्तरदायित्व सही और राइट आंसर हो जाएगा। आगे चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति डैश से आकार लेता है। 4 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर A, पर्यावरण के साथ निरंतर संपर्क, कंस्टेंट इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। लेकिन क्यों सही होगा? देखिए, विकास हमेशा आनुवंशिकता, हेरिडिटी और पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट, इन दोनों की निरंतर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यहाँ पे विकल्प B, C और D में केवल ओनली शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए, ओनली और एलोन, तो जहाँ भी ओनली लगेगा ना, केवल शब्द का जो प्रयोग होता है
वह विकास के संदर्भ में हमेशा गलत होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है शिक्षण सत्र में परिचयात्मक चरण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होता है। तो यहाँ आपका 5 नंबर के इस प्रश्न में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिछली जानकारी को नई सामग्री से जोड़ना, कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज विद द न्यू कंटेंट। क्यों? क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर की पाठ्य योजना के अनुसार प्रस्तावना इंट्रोडक्शन का मुख्य उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज को जांचना और उसे नए ज्ञान न्यू कंटेंट से जोड़ना होता है, ताकि छात्रों में रुचि इंटरेस्ट पैदा हो सके। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 6 नंबर पे अगला क्वेश्चन है, किसी छात्र को धीमा सीखने वाला लेबल करने के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो यहाँ 6 नंबर के प्रश्न में सही और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, स्वपूर्ति भविष्यवाणी। क्यों? देखिए, मनोविज्ञान में लेबलिंग थ्योरी बताती है कि यदि आप किसी बच्चे को धीमा या बेवकूफ़ का टैग दे देते हैं तो वह बच्चा उसी टैग को अपना सच मान लेता है और उसी के अनुसार प्रदर्शन करने लगता है। इसे स्वपूर्ति भविष्यवाणी कहते हैं, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, किशोरावस्था में तत्परता के नियम का अर्थ है कि शिक्षण को। 7 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। किशोर के मानसिक विकास के स्तर और समझने की क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। सुइट द एडोलसेंट लेवल ऑफ मेंटल डेवलपमेंट एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। क्यों सही होगा? क्योंकि थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडनेस, यह बताता है कि अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शारीरिक और मानसिक रूप से उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए बच्चा तैयार हो। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे 7 नंबर के प्रश्न में सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 8वां प्रश्न है, किशोरावस्था में वह सुदृढ़ीकरण जो आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है, व्यवहार को अत्यधिक नियंत्रित करने के बजाय मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। प्रोवाइड गाइडेंस एंड इंकरेजमेंट रेदर देन कंट्रोल बिहेवियर एक्सेसिवली। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि आंतरिक प्रेरणा, इंस्टिंक्ट मोटिवेशन तब बढ़ती है जब बच्चे को नियंत्रण या दबाव के बजाय ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता, सही मार्गदर्शन और समर्थन दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे 8 नंबर के प्रश्न में सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, सुदृढ़ीकरण अनुसूचियां इसको प्रभावित करती हैं। तो 9 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, प्रतिक्रिया की गति और दृढ़ता, स्पीड एंड परसिस्टेंस ऑफ रिस्पॉन्स। क्यों सही होगा 9 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी? क्योंकि बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सुदृढ़ीकरण अनुसूचियां रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जैसे रेशियो या इंटरवल सीधे तौर पर यह तय करती है कि प्राणी कितनी तेजी से अनुक्रिया करेगा और उस व्यवहार की दृढ़ता, एक्सटिंक्शन के प्रति प्रतिरोध कितनी होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा 9 नंबर के प्रश्न में। 10वां क्वेश्चन है, प्रभाव का नियम कक्षा में विशेष रूप से उपयोगी है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार प्रबंधन, बिहेवियरल मैनेजमेंट। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि थॉर्नडाइक के नियम, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार जिस कार्य का परिणाम सुखद होता है बच्चा उसे दोहराता है और जिसका परिणाम दुखद होता है वह उसे छोड़ देता है। कक्षा में बच्चों के व्यवहार को सुधारने, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए यह नियम सबसे उपयोगी होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर व्यवहार प्रबंधन, बिहेवियर मैनेजमेंट करेक्ट हो जाएगा। आगे 11वां प्रश्न पूछा गया है, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कम कर सकती है। तो ये कम कर सकती है आंतरिक प्रेरणा को। ऑप्शन नंबर आपका डी, इंस्टिंक्ट मोटिवेशन को कम कर सकती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मनोवैज्ञानिकों जैसे कि देसी और रयान, ये दोनों मनोवैज्ञानिक मानते थे कि बाह्य दबाव, ग्रेड की अत्यधिक चिंता और कठोर प्रतिस्पर्धा बच्चों को अपनी सीखने की स्वाभाविक इच्छा, आंतरिक प्रेरणा को खत्म कर देती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि भावनात्मक असुरक्षा का परिणाम डैश डैश हो सकता है। तो ये हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कम एकाग्रता, पुअर कंसंट्रेशन। क्यों?
क्योंकि जब बच्चा भावनात्मक रूप से असुरक्षित या डरा हुआ महसूस करता है तो उसका दिमाग कॉग्निटिव रिसोर्सेज उस डर से निपटने में लग जाता है, जिससे पढ़ाई में उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की का मानना था कि अधिगम सबसे अच्छी तरह से होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत ही था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और उनका स्पष्ट मानना था कि बच्चा समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके ही सबसे बेहतर सीखता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में प्रभावी संचार का एक अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 14 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों की प्रतिक्रियाओं पर नजर रखना और शिक्षण विधि को समायोजित करना, मॉनिटर स्टूडेंट रिस्पॉन्स एंड एडजस्ट इंस्ट्रक्शन। क्यों सही होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक इफेक्टिव कम्युनिकेटर हमेशा टू वे कम्युनिकेशन रखता है। वह बच्चों के फीडबैक के आधार पर अपनी पढ़ाने की शैली में बदलाव करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, आधुनिक शिक्षा में शिक्षण को सबसे अच्छी तरह इस रूप में समझा जा सकता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सीखने के अनुभवों को सुगम बनाना, फैसिलिटेटिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। क्यों सही होगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 और आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार एक शिक्षक तानाशाह या मात्र ज्ञान देने वाला नहीं है, बल्कि वह एक फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेटर एक सुविधादाता है जो सीखने के अनुकूल माहौल बनाता है। 16वां प्रश्न है, किशोरों के लिए एक अच्छे सूत्रधार को चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, इनकरेज इंडिपेंडेंट थिंकिंग। क्यों, क्योंकि स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना किशोरों में अमूर्त तर्क एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग विकसित हो रहा होता है। एक अच्छे फैसिलिटेटर का काम उनके विचारों को दिशा देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए मौके देना होता है। 17वां प्रश्न है, किशोरावस्था में वैचारिक परिवर्तन के लिए आवश्यकता होती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, पूर्व धारणा का खंडन, डिसकन्फर्मेशन ऑफ प्रायर बिलीफ। क्योंकि पियाजे के अनुसार समायोजन एकोमोडेशन यानी पुरानी सोच स्कीमा को बदलना तब होता है जब छात्र की पुरानी जानकारी गलत साबित हो जाती है या उसमें विरोधाभास पैदा होता है। इसके लिए पूर्व धारणाओं का खंडन आवश्यक है। आगे 18वां प्रश्न है, लचीला मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है क्योंकि यह करता है आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सीखने के समान प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है, इंश्योर इक्विटेबल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ लर्निंग। क्यों, क्योंकि समावेशी शिक्षा में हर बच्चे की आवश्यकता अलग होती है। लचीला मूल्यांकन फ्लेक्सिबल असेसमेंट बच्चों को अपने अपने तरीके से अपनी प्रतिभा और सीख को दर्शाने का समान अवसर देता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, 12 से 14 वर्ष की आयु में मार्गदर्शन सेवाओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ 19 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भावनात्मक विनियमन और सहपाठी संबंध, इमोशनल रेगुलेशन एंड पीयर रिलेशंस। क्यों, क्योंकि 12 से 14 वर्ष प्रारंभिक किशोरावस्था यौवना आरंभ प्यूबर्टी का समय है और इस समय हार्मोनल बदलाव के कारण भावनाओं में तेजी से उतार चढ़ाव होता है और दोस्तों का महत्व सबसे अधिक होता है, इसलिए मार्गदर्शन में इन्हीं मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष के दौरान समावेशन को विशेष रूप से डैश का समर्थन करना चाहिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी, पहचान निर्माण, आइडेंटिफाई फॉर्मेशन। क्यों, देखिए एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था का मुख्य विकासात्मक कार्य पहचान का निर्माण, मैं कौन हूँ, इसलिए इस उम्र में समावेशन इसी दिशा में सहायक होना चाहिए। आगे 21वां प्रश्न है, एक छात्र चरों के बीच के संबंधों की कल्पना करने के बाद अचानक भौतिकी की एक अवधारणा को समझ जाता है, यह दर्शाता है। तो 21 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा,
इंसाइट लर्निंग, अंतःदृष्टि अधिगम। क्योंकि वुल्फगैंग कोहलर के गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अनुसार जब कोई समाधान अचानक से दिमाग में आता है और चीज़ों के बीच का संबंध स्पष्ट हो जाता है तो उसे अंतःदृष्टि अधिगम सिद्धांत यानी कि इंसाइट लर्निंग कहते हैं। बाईसवां प्रश्न है, एक स्थिर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र दर्शाता है। तो ये दर्शाता है प्रभावी अधिगम, इफेक्टिव लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि लर्निंग कर्व का लगातार ऊपर की ओर बढ़ना यह दर्शाता है कि समय और अभ्यास के साथ ज्ञान और कौशल में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि प्रभावी और सकारात्मक अधिगम का संकेत है। 23वां प्रश्न है, एक उच्च क्षमता वाला छात्र टाल मटोल के कारण बार बार कार्य समय पर पूरा करने में असफल रहता है। यह सबसे अधिक संभावना किसमें कठिनाई को दर्शाता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मनियमन में कठिनाई, सेल्फ रेगुलेशन डिफिकल्टी। क्योंकि क्षमता होने के बावजूद काम को टालना एक कार्यकारी कार्य की समस्या है, जहाँ छात्र खुद के व्यवहार और समय को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, परीक्षा के दौरान जब भावनाएं तर्क शक्ति पर हावी हो जाती हैं तो प्रभाविता होने वाली प्राथमिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया यह होती है। तो यह होती है कार्यशील स्मृति, वर्किंग मेमोरी। क्यों? देखिए, अत्यधिक घबराहट या चिंता मस्तिष्क की वर्किंग मेमोरी, जो तुरंत सोचने और जानकारी प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार होती है, उस क्षमता को खो देती है, जिससे परीक्षा में याद की हुई चीज़ें भूल जाती है या छात्र तर्क नहीं लगा पाता है। तो यहाँ आपका कार्यशील मेमोरी, कार्यशील स्मृति करेक्ट हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, एक किशोर के द्वारा परिकल्पना परीक्षण के माध्यम से वैज्ञानिक समस्या का समाधान करना यह दर्शाता है। तो यहाँ 25 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी, परिकल्पना निगमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, किशोरावस्था में बच्चे वैज्ञानिक तरीके से सोचना, परिकल्पना बनाना और उनका परीक्षण करना सीख जाते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, मध्यम स्तर की भावनात्मक उत्तेजना सुधारती है। तो यहाँ 26 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लर्निंग परफॉर्मेंस, सीखने के प्रदर्शन। क्योंकि डोडसन नियम आपने पढ़ा होगा, यर्केस डोडसन नियम, इसके अनुसार अधिगम और प्रदर्शन के लिए उत्तेजना चिंता का एक मध्यम स्तर सबसे अच्छा होता है। उत्तेजना का बहुत कम या बहुत अधिक होना प्रदर्शन को गिराता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, सीखने के प्रदर्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 27वां है कि वे किशोर जो असफलता का कारण क्षमता के बजाय प्रयास की कमी को मानते हैं, उनमें प्रदर्शित होने की संभावना होती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ग्रोथ ओरिएंटेशन, विकास उन्मुखीकरण। क्योंकि कैरल ड्वेक के सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे यह मानते हैं कि मेहनत प्रयास करने से सफलता मिल सकती है, उनमें विकासशील मानसिकता होती है और वे चुनौतियों से घबराते नहीं हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, अधिगम अक्षमता वाले किशोरों को सबसे अधिक लाभ किससे होता है? 28 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, संरचित प्रतिक्रिया और रणनीतिक प्रशिक्षण, स्ट्रक्चर फीडबैक एंड स्ट्रेटेजी ट्रेनिंग। क्योंकि अधिगम अक्षमता जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, ऐसे छात्रों को प्रत्यक्ष, स्पष्ट, संरक्षित निर्देश और कॉग्निटिव रणनीतियों की ट्रेनिंग में सबसे अधिक मदद मिलती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, परामर्श के दौरान गोपनीयता सुनिश्चित करने वाला शिक्षक यह दर्शाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेशेवर नैतिकता, प्रोफेशनल एथिक्स। क्यों? क्योंकि परामर्श का सबसे महत्वपूर्ण उसूल और नैतिक कर्तव्य यही है कि छात्र के द्वारा बताई गई निजी बातों को गुप्त रखा जाए, ताकि छात्र शिक्षक पर पूरा भरोसा कर सके। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 29 नंबर के प्रश्न में। 30वां प्रश्न है, कौन सा कारक बच्चों में भावनात्मक सुरक्षा से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिकारपूर्ण पालन पोषण,
यानी कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। क्यों? क्योंकि डायना बार्नीट के पेरेंटल स्टाइल में अधिकारपूर्ण प्रमाणिक तरीका सबसे उत्तर माना जाता है, सबसे उत्तम माना जाता है। इसमें माता पिता बच्चों को भरपूर स्नेह, खुला संवाद और उचित नियम देते हैं, जिससे बच्चों में सर्वाधिक भावनात्मक सुरक्षा विकसित होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है भाषा फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट में यहाँ पे आपका भाषा 1 हिंदी। 31 नंबर अगला क्वेश्चन पूछा गया, अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, केवल नाक से। क्यों? क्योंकि अनुस्वार एक नासिक ध्वनि है जिसका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर निकलती है, जैसे अंग, रंग, चंचल। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, घुड़सवार कौन से समास का उदाहरण है? तो ये है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, क्योंकि घुड़सवार का समास विग्रह अगर करेंगे तो घोड़े पर सवार होता है। यहाँ पर जो है, पर ये आपका कारक चिन्ह का बोध हो रहा है, जो अधिकरण कारक में पे और पर की पहचान है, इसलिए यह अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। 33वां प्रश्न है, इनमें से देशज शब्द चुनिए। तो ये है आपका पगड़ी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि देशज वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता नहीं होता है और जो स्थानीय बोलियों से हिंदी में आ गए हैं, जैसे कि पगड़ी, लोटा, झोला। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी सूर्य, आम्र और हस्त जो है ये आपके संस्कृत के शब्द हैं, और संस्कृत के जो शब्द होते हैं हिंदी में प्रयोग होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। 34वां प्रश्न है, अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण चुनिए। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, तुम्हारा जी ललचाता है। ऑप्शन नंबर डी से होगा। क्यों? क्योंकि अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी विकल्प ए और बी में पानी और घड़ा ये दोनों जो है कर्म है। विकल्प सी में किशोर को जो है वो आपका कर्म है। किशोर को मारा, किसको मारा? किशोर को मारा। लेकिन विकल्प डी में ललचाना यहाँ स्वाभाविक क्रिया अकर्मक के रूप में प्रयुक्त है, क्योंकि इसका प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 35वां है, राजधन ऋषि का सही संधि रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजर्षि। और यह गुण संधि का उदाहरण है। जब अ और आ के बाद री आता है तो दोनों मिलकर के और का निर्माण करते हैं, और तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजधन ऋषि बराबर राजर्षि। 36वां प्रश्न है, इन निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही युग्म है? तो ये है आपका अग्नि और आग। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अग्नि संस्कृत का शुद्ध तत्सम शब्द है और इसका बिगड़ा हुआ या हिंदी रूप कहें तो आग यानी कि तद्भव है। तो यह युग्म जो है बिल्कुल एकदम सटीक है। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? तो सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, हूँ। क्योंकि हिंदी व्याकरण और वर्तनी के अनुसार उत्तम पुरुष एक वचन में मैं के साथ हूँ जिसमें अनुनासिक चंद्र बिंदु लगा होता है, इसी का प्रयोग सर्वाधिक मानक और सर्वथा शुद्ध माना जाता है। आगे 38वां प्रश्न है, सही वाक्य चुनिए। तो यहाँ सही वाक्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा मैं कल आऊँगा। देखिए, किसी के द्वारा कही गई बात यानी डायरेक्ट स्पीच को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उसे उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रखा जाता है और उससे पहले अल्प विराम लगाया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सही निपात युक्त वाक्य चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राहुल भी अच्छा खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निपात वे अव्यय शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद लग करके उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, जैसे कि भी, ही, तो, तक, मात्र, ये सब क्या है? निपात शब्द हैं। आगे 40वां प्रश्न है, कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्वाला। क्योंकि अर्क के अनेकार्थी शब्दों में सूर्य, आक, मदार का पौधा, काढ़ा, प्रकाश की किरण, इंद्र और स्फटिक शामिल होते हैं। ज्वाला जो है वो आग की लपट, अर्क का अर्थ नहीं होता है। आगे 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सही अनुनासिक का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है?
ऑप्शन नंबर बी, चांद सितारे। क्योंकि चांद चांद शब्द में हमेशा अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, ये वाले चांद का। ठीक है, तो ये जो है बी में ही गलत लिखा गया है, यानी कि यही आपका सही नहीं है। आगे 42वां प्रश्न, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? 2 कर्म है। ऑप्शन में आपका डी से हो जाएगा। क्यों? यह एक द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसमें वेद मुख्य कर्म यानी निर्जीव है और लड़के को गौण कर्म है यानी कि सजीव है। तो यहाँ कुल 2 कर्म है। 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? तो ये है आपका खूब। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। खूब शब्द मात्रा या परिणाम को दर्शाता है, जैसे कि वह खूब पढ़ता है, यह क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आगे 44वां प्रश्न है, दुशासन का रूप क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दुह शासन। दुह के बाद आपका विसर्ग लगेगा। और ये विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद सौ, ख या स, तीनों सौ में से कोई आता है तो विसर्ग या तो अपने मूल स्वर बना रहता है या आगे वाले वर्ण में बदल जाता है। इसलिए दुह शासन बराबर दुशासन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। 45वां प्रश्न, डूबते को तिनके का सहारा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को थोड़ा सहारा भी काफ़ी होता है। भारी मुसीबत के समय यदि थोड़ी सी भी सहायता मिल जाए तो बहुत बड़ी मालूम पड़ती है। इसी को डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं। 46वां प्रश्न, मैंने आशा को न जाने को कहा था पर वह मानी नहीं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। यह वाक्य 2 स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर बना हुआ है जो समुच्चय बोधक अव्यय पर से जुड़ा हुआ है। किससे? पर। यहाँ पे पर से जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों बातों में विरोध कॉन्ट्रडिक्शन है, तो यहाँ पे यह विरोधवाचक संयुक्त वाक्य है। ठीक है, आगे 47वां प्रश्न है, सक्रिय शब्द में नीचे तिरछी रेखा कहाँ लगेगी? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, द्वितीय अक्षर के ठीक नीचे। ठीक है, 48वां प्रश्न देखिए, सक्रिय शब्द जो है ये लिखा हुआ है। 48वां प्रश्न है, ईश्वर भक्त समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, संबंध तत्पुरुष समास। क्योंकि ईश्वर भक्त का समास विग्रह करेंगे तो ईश्वर का भक्त होगा, और यहाँ का कारक चिन्ह का लोप हुआ है जो कि संबंध कारक का की के की पहचान होती है। ठीक है, आगे 49वां प्रश्न है, सूर्य का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो सूर्य का समानार्थी होता है रवि। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। सूर्य के प्रमुख पर्यायवाची में आपका रवि आता है, दिनकर, भानु, भास्कर ये सब आते हैं। नेक्स्ट आगे 50वां प्रश्न है, गार्गी मैत्रेयी में क्रमशः डैश का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रफार र तिरछी रेखा र। क्यों? क्योंकि गार्गी में गौ के ऊपर रेफ यानी कि रफार र लगा हुआ है, और मैत्रेयी में तो के नीचे पदेन तिरछी रेखा लगा हुआ है त्र। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 51 है, 2 टूक कहने का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ आपका 51 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अस्पष्ट कहना। क्योंकि बिना किसी लाग लपेट या संकोच के अपनी बात को एकदम साफ साफ और स्पष्ट तरीके से कह देने को मुहावरेदार भाषा में 2 टूक कहना कहा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 51 नंबर के प्रश्न में अस्पष्ट कहना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ 52 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, समान व्यवहार करना। क्योंकि सभी के साथ बिना किसी भेदभाव के एक समान न्याय या व्यवहार करने को हम एक आंख से देखना या सबको एक नज़र से देखना कहते हैं। आगे 53 नंबर पर अगला क्वेश्चन है, तरणी और तरणी युग्म शब्दों का सही अर्थ क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाव और युवती। क्यों? क्योंकि तरणी, ये वाला जो तरणी है इसका मतलब होता है तरणी या तरणी का अर्थ होता है नाव या नौका, और तरुणी का अर्थ होता है युवती यानी कि यंग महिला। तो यहाँ विकल्पों में युग्म का क्रम केवल सबसे सी में जो है वही आपका सटीक बैठ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा।
हालांकि संस्कृत में तरणी का अर्थ सूर्य भी होता है, तरणी का अर्थ संस्कृत में सूर्य भी होता है, लेकिन युग्म की दृष्टि से अगर देखेंगे तो नाव और युवती ही यहाँ पे सबसे करेक्ट विकल्प होगा, नाव और युवती। आगे चुमन कर रहा है कि इतर और इतर युग्म शब्दों का सही अर्थ क्या होगा, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अन्य और सुगंधित पदार्थ। क्योंकि इतर का अर्थ होता है दूसरा या अन्य, जैसे कि मानवेतर, वहीं इत्र का अर्थ होता है फूलों यानी कि आदि से बना हुआ खुशबूदार यानी कि सुगंधित पदार्थ यानी कि परफ्यूम। तो ऑप्शन नंबर का ए से हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुनासिक चंद्रबिंदु का प्रयोग शुद्ध है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गांव। क्योंकि गांव शब्द की मानक और शुद्ध वर्तनी यही है जिसमें पहले वर्ण गा के ठीक ऊपर चंद्रबिंदु लगा हुआ है, ये वाला। आगे 56 नंबर पे अगला क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त वाक्य पहचानिए। संयुक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, हमने मैकबेथ पढ़ा और उसका मंचन किया। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे इस वाक्य में ऑप्शन नंबर सी में दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं, जैसे कि हमने मैकबेथ पढ़ा उसका मंचन किया, तो ये एक संयोजक अव्यय और से जुड़ा हुआ है, जो कि संयुक्त वाक्य यानी कि कंपाउंड सेंटेंस का एक उदाहरण है। 57 करेक्ट निम्न में से किसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग उचित है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, क्या बात है। क्योंकि विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों के अंत में होता है, तो यहाँ पे आपका प्रशंसा या भाव का दर्शा रहा है, क्या बात है। आगे 58 कह रहा है क्वेश्चन नंबर, अच्छा 58 से लेकर के 60 तक के जो क्वेश्चन है उसके लिए गद्यांश दिया गया है। सामान्य श्रोता को अगर आज लता जी की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता जी की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा आदमी को सहसा मालूम नहीं पड़ता है। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल, उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गायकी हो तो वह संगीत है। लता जी का कोई भी गाना लीजिए उसमें 100% यह गायकी मौजूद मिलेगा। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गायकी ही है। लता जी के गाने की एक और विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता। उनके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उनके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। 58 नंबर का प्रश्न पूछा गया इसी गद्यांश के अनुसार कि लता जी की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो लोग क्या पसंद करेंगे, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए लता जी की ध्वनि मुद्रिका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गद्यांश के पहले लाइन में ही स्पष्ट से लिखा है कि सामान्य श्रोता लता जी की ध्वनि मुद्रिका को ही अधिक पसंद करेंगे, क्योंकि उसके तकनीकी रागों से ज़्यादा मिठास आएगी। 59 करेक्ट गद्यांश के अनुसार लता जी के गाने में 100% क्या मिलता है, तो 100% मिलता है गायकी। ऑप्शन नंबर का बी से हो जाएगा, क्योंकि गद्यांश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि लता जी का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गायकी मौजूद मिलेगा। 60वां और आखिरी प्रश्न हिंदी में, गद्यांश के अनुसार लता जी के गाने की एक अन्य विशेषता क्या है, तो ये विशेषता है स्वरों की निर्मलता। ऑप्शन नंबर का बी से हो जाएगा। गद्यांश में आगे बताया गया है कि लता जी के गाने की एक और विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे, पार्ट सेकंड के रूप में, भाषा सेकंड के रूप में, अंग्रेजी लैंग्वेज सेकंड के रूप में अब देखते हैं 61 नंबर पे। यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन नंबर शुरू हो रहा है 61 से। सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द इंडेफिनिट प्रोनाउन एग्रीज करेक्टली विथ इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन। यहाँ पे आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है कहाँ पे करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन के रूप में करेक्टली एग्री हो रहा है। तो 61 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एवरीवन शुड परफॉर्म हिज और हर ड्यूटी सिंसियरली। क्योंकि देखिए यहाँ पे पारंपरिक और औपचारिक अंग्रेजी व्याकरण में फॉर्मल ग्रामर के अनुसार एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, इन सभी के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि एक वचन सिंगुलर माने जाते हैं। इसके लिए इनके साथ एक वचन सर्वनाम जैसे कि हिज या हर का प्रयोग है, हिज या हर का प्रयोग ही ग्रामेटिकल रूप से शुद्ध माना जाता है। हालांकि बोलचाल में देयर का चलन भी इस समय आ रहा है, लेकिन लिखित परीक्षा में हिज और हर को ही प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आमतौर पर जो है देयर का प्रयोग
जो है वो आपका बोलचाल की भाषा में आती है, लेकिन लिखित परीक्षा के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हिज और हर आएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है चूज द सेंटेंस इन विच ऑफ द जेंडर फ्रॉम द नाउन इज यूज करेक्टली। 62 में आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द मैरोस डिलीवर्ड हर स्पीच टू द गैदरिंग, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे मेयर्स यानी कि महिला मेयर्स स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर है और इसके साथ हर का प्रयोग एकदम सही हुआ है। बाकी विकल्प बी में देखेंगे तो यहाँ पे हिज लगा हुआ है जो कि क्या है, गलत है। डी में क्या लगा हुआ है आपका, कंडक्ट्रेस लगा हुआ है, तो ये क्या है, हिमसेल्फ, यहाँ पे ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ भी हिज लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 63 कह रहा है आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड द टाइप्स रिस्पेक्टिवली। ही ऑलमोस्ट ऑलवेज कंप्लीट हिज असाइनमेंट वेरी क्विकली इवन व्हेन द टीचर इज एब्सेंट। तो यहाँ आपका 63 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑलमोस्ट, डिग्री, ऑलवेज, फ्रीक्वेंसी, वेरी, डिग्री, क्विकली, मैनर। क्यों सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट, डिग्री, ऑलवेज, फ्रीक्वेंसी, वेरी, डिग्री, क्विकली, मैनर, ये सब क्यों सही होगा, क्योंकि अब ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग कार्य की मात्रा बताता है ऑलमोस्ट, और ये एडवर्ब ऑफ डिग्री में आता है। ऑलवेज जो है हमेशा कार्य की आवृत्ति बताता है यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वेरी जो है वो बहुत वेरी मतलब क्या होता है, बहुत, तो वेरी जो है ये मात्रा या तीव्रता बताता है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। और क्विकली जो है, क्विकली का मतलब होता है तेजी से, तो यह जो क्विकली जो है ये कार्य करने का तरीका बताता है। ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ माइनर हो गया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है सेलेक्ट द सेंटेंस पंक्चुएटेड करेक्टली। 64 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द प्रपोजल हाउ एवर वाज रिजेक्टेड बाय द कमिटी। क्योंकि देखिए जब हाउ एवर शब्द वाक्य के बीच में एक अवरोधक इंटरप्टर के रूप में आता है तो उसके दोनों ओर अल्प विराम कॉमा लगाना अनिवार्य होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे 65 कह रहा है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली चेंज द एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। समवन हैज स्टोलन ऑल द कॉन्फिडेंशियल फाइल फ्रॉम द ऑफिस। 65 में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ऑल द कॉन्फिडेंशियल फाइल हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द ऑफिस बाय समवन। क्योंकि इस वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि हैज स्टोलन में है, तो पैसिव वॉइस बदलते समय क्या हो जाएगा, हैज बिन, यानी हैज बिन हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि नया सब्जेक्ट जो है वो ऑल द कॉन्फिडेंशियल फाइल है, तो बहुवचन जो है क्या है आपका प्लूरल होगा, इसलिए हैव बीन स्टोलन का प्रयोग होगा, जो कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी में हुआ होगा। आगे 66 कह रहा है चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट एपोस्ट्रॉफी यूजेज। 66 में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा द टीचर्स बुक्स वेयर अरेंज ऑन द टेबल। क्योंकि देखिए द टीचर्स बुक का अर्थ है एक शिक्षक की किताबें, जो कि ग्रामेटिकल के अनुसार एकदम सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 67 कह रहा है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंजेस द सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव फॉर्म विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। एज सुन एज द बेल रैंग द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लासरूम। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द स्टूडेंट डिड नॉट लीव द क्लासरूम बिकॉज द बेल रैंग। क्योंकि देखिए जब तक घंटी नहीं बजी छात्रों ने कक्षा नहीं छोड़ी, तो द स्टूडेंट डिड नॉट लीव द क्लासरूम अंटिल द बेल रैंग, यह मूल वाक्य है, और घंटी बजते ही छात्रों ने कक्षा छोड़ दी, इसका सटीक नकारात्मक नेगेटिव रूपांतरण है जिसका अर्थ बिल्कुल नहीं बदलता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 68 कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्पेकेबल। 68 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्टलेस। क्योंकि इम्पेकेबल का अर्थ होता है त्रुटिहीन या जिसमें कोई दोष ना हो, इसलिए इसका सबसे समानार्थी शब्द होता है आपका सिनोनिम फॉल्टलेस, जिसमें कि कोई दोष ना हो। 69 कह रहा है कि सेलेक्ट द वर्ड इन विच द साइलेंट लेटर पैटर्न डिफर फ्रॉम द अदर्स। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एलुमनी।
देखिए ऑटोमन, ऑटोमन, कॉलम और सोलमन, यहाँ इसमें अंतिम अक्षर यन जो है वो आपका साइलेंट रहता है। इनमें ऑटम, कॉलम और सॉलम पढ़ा जाता है, लेकिन एलुमनी में एन का उच्चारण स्पष्ट रूप से एलुमनी या अलुमनाई होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेवेंटी कह रहा है कि चूज द सेंटेंस इन विच द एडजेक्टिव काइंड एंड यूजेज आर ग्रामेटिकली एक्यूरेट। 70 में क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच बुक्स ऑफन डिमांड क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि देखिए सच, सच का मतलब क्या होता है? ऐसा या ऐसे। तो सच का प्रयोग बहुवचन संज्ञा यानी बुक्स के साथ किया जाता है। यहाँ विकल्प बी में जो है आपका क्या है? इंसिडेंट एक वचन है। क्या है? इंसिडेंट क्या है? एक वचन है, तो इसके साथ हैव का जो है वो आपका गलत प्रयोग हुआ है। सी में क्या है? दिस एक वचन है। दिस क्या है? एक वचन है, और इसके साथ हैव गलत होगा। इसलिए आपका यहाँ पे, और विकल्प डी में क्या है? दोज है। दोज बहुवचन के साथ आपका काइंड जो है एक वचन का मेल सही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 71 करा कि इन द सेंटेंस द बेबी स्लेप्ट पीसफुली द वर्ब इज। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। स्लेप्ट क्या है? स्लेप्ट मतलब क्या होता है? सोया। सोया क्या है? एक अकर्मक क्रिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 72 करा कि विच ऑप्शन इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर लैकेसियस। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 में? ऑप्शन नंबर डी, टाक्टिव। देखिए लैकेसियस का अर्थ होता है बातूनी, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक बात करने वाला, बहुत अधिक बोलने वाला, और इसका समानार्थी शब्द होगा आपका टाक्टिव, यानी कि टाक्टिव का मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा बात करने वाला। 73 कह रहा है कि चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। ड्यूरिंग द डिबेट इट बिकम एविडेंट दैट वाज विलिंग टू डिफेंड द प्रपोजल आफ्टर द फैक्चुअल एरर्स वेयर एक्सपोज। तो यहाँ 73 में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नोबडी। देखिए वाक्य का अर्थ है कि जब प्रस्तावक की तथ्यात्मक गलतियां सामने आ गई तो यह स्पष्ट हो गया कि कोई भी उस प्रस्ताव का बचाव करने को तैयार नहीं था। तो यहाँ नकारात्मक संदर्भ में क्या होगा? नोबडी। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा था कि सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट यूजेज ऑफ ए डबल प्रीपोजिशन। इसमें डबल प्रीपोजिशन किसमें यूज हुआ है ये आपको देखना है। 74 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द कैट इमर्ज फ्रॉम आउट ऑफ द कपबोर्ड क्वाइटली। देखिए इंग्लिश ग्रामर में फ्रॉम आउट ऑफ एक मानक डबल प्रीपोजिशन यानी संयुक्त पूर्व उपसर्ग का रूप है, जिसका अर्थ है अंदर से बाहर की ओर आना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 कर रहा था कि सिलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग ए प्रॉपर नाउन। 75 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई रिसीव हैवी रेनफॉल एवरी ईयर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होता है। तो इस ऑप्शन में मुंबई क्या है? एक विशेष शहर का नाम है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कंप्लीट प्रेडिकेट आर करेक्टली डिवाइडेड सेंटेंस। द सडन इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस अफेक्टेड द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सेवरली। 76 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, द सडन इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस अफेक्टेड द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सेवरली। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ वाक्य का विषय यानी सब्जेक्ट वह पूरा हिस्सा है जिसके बारे में बात हो रही है। तो द सडन इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस, इसके बाद क्रिया वर्ब से शुरू होने वाला पूरा हिस्सा है, अफेक्टेड द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सेवरली। तो ये क्या है? विधेय यानी कि प्रेडिकेट कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 77, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट सिंगुलर प्लूरल यूजेज। 77 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग इन द गार्डन। क्यों?
कि चाइल्ड चाइल्ड मतलब क्या है, देखिए चाइल्ड चिल्ड्रेन, बच्चा का बहुवचन चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रेन होता है, बच्चा का बहुवचन बच्चे होते हैं, इसमें यस नहीं लगता है, ठीक है। चूंकि चिल्ड्रेन बहुवचन है इसलिए इसके साथ सहायक क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन होगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि सेलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस ए फॉर्मल रिक्वेस्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच। 78 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द मैनेजर रिक्वेस्टेड द स्टाफ टू कंप्लीट द टास्क इमीडिएटली। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंपरेटिव यानी कि आज्ञावाचक या प्रार्थनावाचक वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इन्फिनिटिव यानी कि टू प्लस क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 78 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द मैनेजर रिक्वेस्टेड द स्टाफ टू द कंप्लीट द टास्क इमीडिएटली, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्मल रिक्वेस्ट में इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे 79 कह रहा था कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द क्लोजेस्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड रेडिसेंट। रेडिसेंट का जो है एंटोनिम विलोम क्या होगा, तो ये होगा आपका टाक्टेटिव। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि रेटियंट का मतलब होता है अल्पभाषी यानी कम बोलने वाला, मौन रहने वाला या संकोची व्यक्ति, इसलिए इसका सबसे सटीक विलोम होगा टॉकटेटिव यानी कि बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करने वाला। आगे 80 नंबर पे 80 नंबर पर अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ 80 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द इंस्ट्रक्शन वेयर सिंपल, रीड केयरफुली, आंसर ऑल क्वेश्चन एंड सबमिट द पेपर। ऑप्शन नंबर ए क्यों सही होगा, क्योंकि किसी भी सूची, लिस्ट या विवरण को प्रस्तुत करने से पहले हमेशा कॉलन, ये कॉलन जो दिया हुआ है ना, ये कॉलन का प्रयोग किया जाता है और सूची की अलग अलग वस्तुओं के बीच में अल्प विराम लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस, द लीगल एडवाइजर वांट दैट द कंपनी शुड नॉट डैश द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। 81 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक द टर्म्स यहाँ पे आपका BREAK, ब्रेक द टर्म्स का अर्थ होता है नियम या शर्तों का उल्लंघन करना, और ब्रेक जो है वो गाड़ी रोकने वाले ब्रेक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। 82 कह रहा है कि इन द सेंटेंस द मैनेजर हैड द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बिफोर द मीटिंग, द अंडरलाइन वर्ब इज यूज एज। हैड के नीचे जो अंडरलाइन लगा हुआ है इसका मतलब किस तरीके से यूज हुआ है इसका, तो ये हुआ आपका कैजुएटिव वर्ब। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब कर्ता सब्जेक्ट खुद काम न करके किसी और से करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि कैजुएटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो संरचना है वो क्या है, हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी क्या है, प्रिपेयर्ड, और एक कैजुएटिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है 83 कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्टली फॉर्म वर्ड यूजिंग ए सफिक्स with the root word to complete the sentence. The scientist finding gained that dash because of repeated experimental verification. 83 में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्रेडिबिलिटी। देखिए यहाँ पे नाउन की आवश्यकता है, क्रेडिबल जो है क्या है, एक विशेषण होता है और इसमें ITY जो है सफिक्स जोड़ने से क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 84 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस है द साइंटिस्ट सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। 84 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द साइंटिस्ट सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखिए सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ या वैज्ञानिक तथ्यों का टेंस काल इनडायरेक्ट स्पीच में भी बदलते समय कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। आगे 85 का रहा है कि सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन इनडायरेक्ट इंडिकेटिंग मूवमेंट एंड डायरेक्शन।
85 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द चाइल्ड रैन इनटू द गार्डन आफ्टर सीइंग द बटरफ्लाई। क्यों? देखिए, जब कोई चीज़ गति मूवमेंट के साथ बाहर से अंदर की ओर आती है तो दिशा डायरेक्शन दर्शाने के लिए हम हमेशा इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसका? इनटू प्रीपोजिशन का। आगे 86 कह रहा है कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू द कंप्लीट द सेंटेंस। द एडिटर एडवाइज द कॉलमनिस्ट टू डैश इमोशनल लैंग्वेज सो दैट द आर्टिकल वुड रिटेन एकेडमिक ऑब्जेक्टिविटी। 86 में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन, क्योंकि कट डाउन ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ की मात्रा में कटौती करना या उसे कम करना। तो यहाँ लेखक ने इस लेख में भावुक भाषा का प्रयोग कम करने की सलाह दी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अब यहाँ आपका अगला 87 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इसमें से कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, वाओ दैट वाज एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादिबोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो अचानक किसी तीव्र भावना, खुशी, दुख, आश्चर्य को दर्शाते हैं, और यहाँ वाओ क्या है? एक इंटरजेक्शन शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88 से लेकर 90 तक के जो क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, वो आपके इस गद्यांश से होंगे, इस पैसेज से हैं। लुडविग वॉन ब्रीजोन एज वेल नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन द वर्ल्ड वाज एवर नोन। ठीक है। एट द एज ऑफ 11 ही बिगन टू कंपोज म्यूजिक एंड इन हिज टीन ही वोन फेम एंड फॉर्च्यून एज अ ग्रेट कंपोजर। तो ये लुडविग वॉन ब्रीजन जो है एक बहुत ही जाने माने म्यूजिशियन थे, और मात्र 11 साल की उम्र में जो है उन्होंने एक म्यूजिक को कंपोज किया, और टीन एज में आते आते उन्होंने जो है वो फेम और फॉर्च्यून का एक कंपोजर का अवार्ड भी उनको मिल गया। ठीक है। तो ये पूरा उन्हीं के ऊपर ये पूरा आपका गद्यांश दिया गया था, पैसेज दिया गया था। अब इसमें 88 में कह रहा है कि वाई डिड बीथोवन कंटिन्यू टू प्ले फॉर द गर्ल डिस्पाइट द ग्रोविंग डार्कनेस। तो 88 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ही वॉज इंस्पायर्ड बाई हर अप्रिसिएशन एंड द मूनलाइट। क्योंकि यहाँ पे पैसेज में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अंडर इट्स इंस्पायरेशन मूनलाइट एंड द वार्मथ ऑफ द गर्ल्स अप्रिसिएशन बीथोवन कंपोज। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि व्हाट इंस्पायर्ड बीथोवन द कंपोज ऑफ द मूनलाइट सोनाटा। तो 89 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द सिल्वरी मूनलाइट एंड द गर्ल्स एप्रिसिएशन। ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि पैसेज की लास्ट लाइन में साफ तौर पे बताया गया है कि रुपहली चांदनी, सिल्वरी मूनलाइट, और उस अंधी लड़की के उत्साहवर्धन यानी एप्रिसिएशन ने ही उसे प्रसिद्ध मूनलाइट सोनाटा की रचना करने के लिए प्रेरित किया था। आगे 90 नंबर पर अगला प्रश्न है, हाउ डिड बीथोवन डिस्कवर द गर्ल प्लेइंग द पियानो। तो यहाँ 90 में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ही हियर्ड हर प्रैक्टिसिंग। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इसमें पैसेज की स्टार्टिंग लाइन में बताया गया था कि व्हेन ही हियर्ड समवन प्रैक्टिसिंग वन ऑफ हिज कंपोजिशन, अर्थात उसने सड़क से गुजरते हुए किसी को अपना ही संगीत बजाते हुए सुना था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट आगे, भाग 3 पार्ट 3, और इस पार्ट 3 में अब हम लोग लैंग्वेज थर्ड के रूप में, यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत सारे बच्चे जो है वो लैंग्वेज सेकंड के रूप में इंग्लिश को लिए हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो संस्कृत को लिए हैं। तो लैंग्वेज में हम दोनों लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे। हमने अभी इंग्लिश को बता दिया, अब आपको संस्कृत के 30 क्वेश्चन कराते हैं। इसीलिए मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि टोटल 180 क्वेश्चन मैं इसमें सॉल्व करूँगा। 61 में आपका लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत के रूप में जो है क्वेश्चन पूछा गया, करोती रूप किस लकार से संबद्ध है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लट लकार। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ क्री जो है, क्री धातु का लट लकार यानी कि वर्तमान काल जिसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप करोती बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी लट करेक्ट हो जाएगा। आगे 62 करेंगे, चलती चचल चंचल चकोरह वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्यों? थोड़ा सा इसको और जूम कर लिया जाएगा। हाँ, इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे।
हाँ हाँ, यहाँ पे आपका 62 में अनुप्रास अलंकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इस वाक्य में चौ जो वर्ण है ना, चौ की जो है लगातार आवृत्ति हो रही है। तो चौ वर्ण की आवृत्ति यानी रिपीटिशन बार बार अगर हो रहा है, तो जब भी किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। 63 कह रहा है कि सभाधन आगमन में सवर्ण दीर्घ संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है। तो 63 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभागमनम। क्यों? देखिए अकः सवर्णे दीर्घ इसका सूत्र होता है। इसके अनुसार जब अ या आ के बाद अ या आ आए तो दोनों मिलकर के आ यानी कि दीर्घ हो जाते हैं। तो यहाँ पे सभाधन आगमन यानी कि दोनों आ मिलकर के दीर्घ संधि हो जाएंगे। आगे 64 कह रहा है कि मृदु वचनम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। तो यहाँ आपका 64 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदु वचनम। क्यों? क्योंकि यह कर्मधारय समास का उदाहरण है जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। तो मृदु चौ तत्वचनम यानी कि मीठे वचन मिलकर के क्या बोलते हैं, मृदु वचनम बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। 65 कह रहा है कि अवधन लोक धातु में लप्य प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित है। तो 65 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवलोक्य। क्यों? क्योंकि जब किसी धातु के पहले कोई उपसर्ग प्रीफिक्स लगा हो और उसमें कत्वा के स्थान पर लप प्रत्यय लगा हो तो ल और प का लोप हो जाता है और केवल य शेष बचता है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, अवधन लोक धन कत्व बराबर क्या हो जाएगा, अवलोक्य। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे 66 तरह के दधि शब्द का लिंग क्या है। तो दधि का लिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नपुंसक लिंग। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि संस्कृत में दधि शब्द इकारांत नपुंसक यानी कि न्यूटर जेंडर होता है। इसके रूप दधि, दधिनी, दधिनी के क्रम में चलते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे 67 पुत्रेण जलम पियते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में कर्ता पुत्रेण तृतीया विभक्ति में है, कर्म जलम प्रथम विभक्ति में है और क्रिया यानी पियते कर्म के अनुसार लगी है। तो यह कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस की पक्की पहचान है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि पूर्वम शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो यहाँ 68 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चात। क्यों होगा? क्योंकि पूर्वम का अर्थ होता है पहले यानी कि बिफोर। इसका सही विलोम एंटोनिम होता है पश्चात यानी कि बाद में या आफ्टर। तो ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा। 69 कह रहा है कि द्वे नेत्रे यस्य के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। तो यहाँ 69 में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, द्विनेत्र। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, द्विनेत्र। क्यों? क्योंकि यह जो है बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है और यहाँ पे जिसके दो नेत्र अर्थात कोई तीसरा व्यक्ति, तीसरे पद की प्रधानता होने के कारण यह क्या हो जाएगा, यह पुल्लिंग में द्विनेत्र बनेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 70 पत धातु में कत प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप उचित है। तो 70 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पतितम। क्यों? क्योंकि पत जो है, पत धातु में भूतकाल यानी पास्ट टेंस के अर्थ में कत प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में पतितः और स्त्रीलिंग में पतिता और नपुंसक लिंग में पतितम बनता है। तो यहाँ पे जो है आपका पतितम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 71 कह रहा है कि कन्या सूच्याः साह्येन सीवनम करोति वाक्य में साह्येन किस कारक का उदाहरण है। तो 71 में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, करणम। साह्येन शब्द में तृतीया विभक्ति लगती है जिस साधन या टूल या मीडियम के द्वारा क्रिया कर्म की जाती है उसमें करण कारक होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, करणम करेक्ट हो जाएगा। आगे 72
72वां अगला प्रश्न है कि सरह प्लस तीरम में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा उचित है। तो 72 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सरस तीरम। क्यों सही होगा? क्योंकि विसर्ग संधि के नियम विसर्जनीयासा सह, इसके अनुसार यदि विसर्ग के बाद त या थ आए तो विसर्ग स हो जाता है, इसलिए सरह धन तीरम बराबर सरस तीरम। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 73 कह रहा है कि शुभ्राणी वस्त्राणी पद में विशेषण पद कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शुभ्राणी, क्योंकि जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ वस्त्राणी मतलब कपड़े की विशेषता बताई गई है, शुभ्राणी मतलब सफ़ेद होता है। आगे 74 कह रहा है कि शिल्पी मणिभी हारा करोति, वाक्य में मणिभी किस कारक का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका कर्णम, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए मणिभी का अर्थ है मणियों के द्वारा, हार बनाने में मणियाँ साधन का काम कर रही हैं, तो साधन होने के कारण यहाँ पे कर्ण कारक तृतीया विभक्ति होगी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे 75 नंबर पर अगला प्रश्न ये पूछा गया कि तत्र गुरुः उपदिशति धर्मम, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। तो 75 में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तत्र। क्योंकि अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके रूप, लिंग, वचन या विभक्ति के अनुसार कभी बदलते नहीं हैं। इस वाक्य में तत्र जो है एक अव्यय शब्द है। तत्र मतलब क्या होता है? देयर, यानी कि वहाँ। क्षेत्र कह रहा है कि अवलोकते शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो 76 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अव। उपसर्ग हमेशा धातु या मूल शब्द के आगे लगते हैं। अवलोकते में लोक धातु के पहले अव उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 77 कह रहा है कि मंदह मंदह मरुता वहती, वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। क्योंकि म जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे क्या हो जाता है? अनुप्रास अलंकार होता है। 78 कह रहा है कि नूनः कार्यम पूर्णम अस्ति, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नूनम। क्योंकि नूनम जो है मतलब क्या होता है? निश्चय ही। नूनम का मतलब क्या होता है? निश्चय। एक अव्यय शब्द है जिसका रूप किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता है। आगे 79 उपकारा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उप। 79 में ऑप्शन नंबर सी उप आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि उपकार शब्द में उप उपसर्ग और कारह जो है आपका प्रत्यय है। यहाँ उप जो है आपका उपसर्ग होगा। वाक्य में जो पहले लगता है वो उपसर्ग होता है, जो बाद में लगता है वो आपका प्रत्यय होता है। 80 कह रहा है कि सूर्य शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा। तो भानु होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। क्योंकि सूर्य का प्रवाची भानु होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर भानु, दिवाकर, दिनकर ये सब जो है सूर्य के प्रवाची हैं। आगे 81 कह रहा है सरोवरम शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका सरोवरे, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सरोवरे। क्योंकि सरोवर शब्द अकारांत चलता है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में और पर का एक वचन रूप सरोवरे होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 82 रेखा शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेखा। देखिए रेखा अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। द्वितीय विभक्ति में इसके रूप चलते हैं रेखाम एक वचन रूप में, रेखे द्विवचन और रेखा बहुवचन। तो यहाँ पे रेखा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा, ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। आगे 83 करें कि वदती रूप किस लकार से संबद्ध है। तो वदती जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लट लकार। क्योंकि वद में वद मतलब क्या होता है? बोलना। तो बोलना जो है वद यानी कि बोलना, धातु का लट लकार वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप वदती यानी कि बोलता है, ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा। 84 आरंभ शब्द का विलोम शब्द चुनिए। आरंभ का विलोम होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, समाप्ति। क्योंकि आरंभ मतलब शुरुआत और समाप्ति मतलब खत्म, एंड। 85 का युष्मासु रूप का विभक्ति वचन परिचय क्या होगा। तो युष्मासु मतलब क्या होता है? तुम होता है, तुम। हिंदी में जैसे तुम हम लिखते हैं, तो युष्मासु मतलब तुम होता है, तुम। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 85 में बी, सप्तमी बहुवचन। क्योंकि युष्मद में यानी कि मतलब तुम होता है, सर्ववचन सर्वनाम शब्द का सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन रूप युष्मासु तुम यानी कि सब में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे
86 पक्षी शब्द के प्रवाची शब्द चुनिए। तो पक्षी के प्रवाची क्या होता है? पक्षी के प्रवाची होता है आपका खगः। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, खगः। क्योंकि पक्षी जो है, खग मतलब क्या होता है? पक्षी का ही एक ऐसा प्रसिद्ध प्रवाची है खग, जिसमें कि पक्षियों को रखा जाता है। 87 कह रहा है कि विद्यार्थी भी परीक्षा सजी भूयते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? तो 87 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, भाववाच्य। क्योंकि इस वाक्य में कर्ता विद्यार्थी भी तृतीया विभक्ति में है, यानी कि कर्म ऑब्जेक्ट इसमें उपलब्ध नहीं है, क्योंकि परीक्षा चतुर्थी में है और क्रिया सज्जी भूयते यानी आत्मनिपेदी रूप में प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो यह आपका भाववाच्य की पक्की शर्त होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 88 से 90 तक का जो प्रश्न है आपका इस गद्यांश से है। सड़कस्य उपयोगः अद्य शिक्षा क्षेत्रे बहुधा दृश्यते, छात्राः तस्य साहाय्येन लेखनं पठनं चित्त निर्माणं च कुर्वन्ति, परन्तु सड़कस्य अतिप्रयोगः नेत्रयो क्लांति जनितु सकृति, अतः छात्रः नियत समयेन तस्य उपयोगः करणीय। इस गद्यांश के ऊपर आपका 88 से 90 तक का जो प्रश्न होगा वो आपका इस गद्यांश से पूछा गया है। छात्रा सड़कस्य साहाय्येन की कुर्वन्ति, तो यह आपका 88 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेखनम पठनम चित्र निर्माणम च, क्योंकि यहाँ पे छात्र इसकी सहायता से लिखना पढ़ना और चित्र बनाना करते हैं। 89 करें कि संगस्य अति प्रयोग कयो कुलंती क्लांति जनितु सकृति, तो 89 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेत्रयोग। क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा प्रयोग आँखों यानी कि नेत्रों को थकान पैदा कर सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे 90 कह रहा है कि संकस्य उपयोग कुत्र दृश्यते, तो 90 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, शिक्षा क्षेत्र। क्योंकि आजकल कंप्यूटर का उपयोग सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी शिक्षा क्षेत्र करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्नों की ओर। बाकी गणित और विज्ञान के जो आपके प्रश्न हैं 60 प्रश्न, उन प्रश्नों को हम लोग मैं एक अलग वीडियो बनाता हूं और उसमें आपको देता हूं गणित और विज्ञान का अलग से 60 क्वेश्चन का पूरा वीडियो। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे। देखिए यहाँ से आपका गणित और विज्ञान शुरू हो रहा है, तो गणित और विज्ञान के जो पूरे 60 प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको मैं एक अलग वीडियो में आपको देता हूँ। देखिए यहाँ तक आपका विज्ञान खत्म हुआ, अब यहाँ से आपका सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडी शुरू हो रहा है। तो सोशल स्टडी में आपका 91 नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया कि सिंचाई का कौन सा उपकरण विशेष रूप से कम दबाव पर एक सीमित धारा के रूप में पानी पहुँचाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे पेड़ों या झाड़ियों के आधार पर एक छोटा सा तालाब या जल जमाव बन जाता है। इसको बबलर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बबलर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बबलर सिंचाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें पानी को बहुत कम दबाव पर सीधे पौधे या पेड़ की जड़ों के पास छोड़ा जाता है और इससे पौधे के चारों ओर पानी का एक छोटा सा घेरा बन जाता है, जो गहरे पानी सोखने वाले पेड़ों जैसे कि बागबानी वाले पेड़ के लिए बहुत उपयोगी होता है। ठीक है। 92 कह रहा है कि 973 ईस्वी के आसपास दक्कन में परवर्ती चालुक्य पश्चिमी चालुक्य शक्ति का उद्भव तब शुरू हुआ जब तैलप द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस अंतिम राष्ट्रकूट शासक को उखाड़ फेंका था। तो ये उखाड़ को फेंका था कक द्वितीय को। ऑप्शन नंबर आपका डी से होगा, कक द्वितीय। 973 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य पश्चिमी चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी और तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कक द्वितीय, जिन्हें कर्च द्वितीय या कर्क द्वितीय भी कहा जाता है, इन्हीं को पराजित करके दक्कन में चालुक्य सत्ता की पुनर्स्थापना की शुरुआत की थी। आगे 93 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल प्राकृतिक भू आकृतियाँ शामिल है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़, मैदान और पठार। क्योंकि प्राकृतिक भू आकृतियाँ वे हैं जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है, जैसे कि पर्वत, पहाड़, मैदान और घाटियाँ। 94 कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत सिद्धांत में एक सप्तक में भौतिक रूप से कितने स्वर स्थान सेमीटोन स्थितियाँ मौजूद होती हैं। तो टोटल 12 होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, क्योंकि भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सप्तक में कुल 12 स्वर स्थान श्रुतियों के आधार पर 12 स्वर होते हैं, जिनमें 7 शुद्ध स्वर होते हैं जैसे कि सा, रे, ग, म, प, ध, नि, और 5 विकृत स्वर होते हैं और 4 कोमल स्वर होते हैं जैसे कि रे, ग, धी, न, और 1 तीव्र म शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर कभी 12 स्वर आपके करेक्ट हो जाएंगे। आगे 95 कह रहा है कि एक नक्शा बनाने में नक्शे का स्केल क्या दर्शाता है।
तो सभी को मालूम है कि नक्शे का जो स्केल होता है वो आपका नक्शे पर दूरी और ज़मीन पर उसकी संगत दूरी का अनुपात होता है, क्योंकि मानचित्र का पैमाना स्केल पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को दर्शाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, ऐसे लिखा होता है मानचित्र पे। आगे 96 बराबर है, 96 क्वेश्चन है कि सन 1498 में वास्को डी गामा का कालीकट आगमन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने डैश से शुरुआत की थी। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की स्थापना। देखिए 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत के कालीकट यानी कि केरल पहुंचा था और इसी के साथ भारत और यूरोप के बीच सीधे समुद्री मार्ग की खोज हुई थी। आगे 97 कारक निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत में अचल स्वरों की सही पहचान करता है जो अपनी निश्चित पिच स्थितियों और किसी भी परिवर्तित रूप के न होने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सा और पा, क्योंकि अचल स्वर वे स्वर होते हैं जो अपने स्थान से कभी नहीं डिगते, यानी जिनका कोई कोमल या तीव्र रूप नहीं होता है। संगीत में सा खडज और प पंचम अचल स्वर कहलाते हैं। 98 कारक रेत के टीले किस प्रकार की भू आकृतियों का विशिष्ट उदाहरण है। तो यहाँ आपका 98 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, वायुजनित निक्षेपण भू आकृतियाँ, क्योंकि रेगिस्तान या शुष्क क्षेत्रों में हवा के द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत के जमा होने से बने टीलों को बालू का स्तूप या रेत के टीले कहा जाता है, इसलिए यह वायुजनित निक्षेपण का परिणाम होता है। 99 कारक ऐतिहासिक स्रोतों में चंद्रगुप्त द्वितीय किस उपाधि से लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं। तो ये होते हैं आपका विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गुप्त वंश के प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद से विक्रमादित्य, यानी कि विक्रमादित्य का मतलब क्या होता है, पराक्रम का सूर्य, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और वे इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से विख्यात भी हुए। आगे 100 नंबर पर अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी के लाल रंग के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है। तो लोहा जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, क्योंकि लाल मिट्टी का निर्माण क्रिस्टली और कायांतरित चट्टानों के टूटने से होता है और इसमें लौ ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। 101 कारक प्रभावित क्षेत्र को कम से कम 20 मिनट तक ठंडे बहते पानी से ठंडा करना डैश के लिए मानक प्राथमिक उपचार है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जलना। देखिए फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार त्वचा के जलने पर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम जले हुए हिस्से को कम से कम 15 से 20 मिनट तक ठंडे बहते पानी के नीचे रखना चाहिए ताकि त्वचा की अंदरूनी परतें और अधिक न जल सकें। 102 कारक एक लोकतांत्रिक देश में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मुख्य रूप से किस विधि का उपयोग करते हैं। तो ये करते हैं चुनाव इलेक्शन का प्रयोग करते हैं। देखिए लोकतंत्र का मूल आधार ही जनता का शासन होता है और नागरिक मतदान, वोटिंग और चुनाव इलेक्शन प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों, विधायक, सांसद आदि का चुनाव करते हैं। 103 कारक किसी देश की विदेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो उसका प्राथमिक उद्देश्य होता है राष्ट्रीय हित, ऑप्शन नंबर आपका बी। देखिए कोई भी संप्रभु देश अपनी विदेश नीति का निर्माण अन्य देशों के साथ संबंधों को तय करने के लिए करता है और इसका एकमात्र और सबसे बड़ा प्राथमिक उद्देश्य हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को साधना होता है। आगे 104 कह रहा है कि बागवानी में झाड़ियाँ पेड़ों से किस प्रकार भिन्न होती हैं। तो भिन्न इसलिए होती हैं, ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, आधार से कई तनों वाले छोटे पौधे। देखिए पेड़ों में आमतौर पर एक सिंगल मुख्य मोटा तना होता है और वे काफ़ी ऊंचे होते हैं, जबकि झाड़ियाँ कद में छोटी होती हैं और ज़मीन आधार के पास से ही उनकी कई शाखाएँ या तने निकले होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। आगे 105 कह रहा है कि ध्यान का वह प्रकार जिसमें आप अपने आसपास की आवाज़ों और गतिविधियों के प्रति सचेत रहते हैं लेकिन किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, उसे डैश क्या कहा जाता है। तो उसको कहते हैं सचेतन ध्यान। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सचेतन ध्यान। क्योंकि देखिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन, सचेतन ध्यान में व्यक्ति किसी एक वस्तु पर फोकस करने के बजाय वर्तमान क्षण में अपने आसपास हो रही घटनाओं, ध्वनियों और अपनी श्वास के प्रति पूरी तरीके से जागरूक और सचेत रहता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 106 कह रहा है कि कौन सी पारंपरिक ग्रामीण प्रणाली में भूमि मालिक परिवारों और कारीगर सेवारत जातियों के बीच वंशानुगत सेवा संबंध शामिल थे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जजमानी प्रणाली। क्योंकि प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय ग्रामीण समाज में जजमानी प्रथा एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें विभिन्न सेवा प्रदाता जातियाँ जैसे कि लोहार, बढ़ई, नाई, ये सभी लोग जो है कृषि भूस्वामियों यानी कि जजमानों को अपनी सेवाएं देते थे और बदले में उन्हें अनाज या कृषि उपज का एक हिस्सा मिलता था। 107 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण है जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के शारीरिक विकास या गति या विकास को प्रभावित करता है।
तो इसको बोलते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी जिसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क घात, ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ एक विकार होता है जो मुख्य रूप से बचपन में होता है और यह बच्चे के शरीर की गति, मांसपेशियों के समन्वय और शारीरिक संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। आगे 108 कह रहा है कि सन 1510 एडी में किस घटना ने भारत में पुर्तगाली राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत को चिन्हित किया था? तो ये किया था आपका गोवा पर कब्जा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह पर आक्रमण करके गोवा पर कब्जा कर लिया था और यह भारत में पुर्तगाली राजनीतिक और क्षेत्रीय साम्राज्य की पहली बड़ी नींव डाली थी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। 109 योग का कौन सा अंग स्थिर और आरामदायक स्थिति में किए जाने वाले विशिष्ट शारीरिक आसनों को संदर्भित करता है जो शरीर को तैयार करने और मन को गहन अभ्यासों के लिए शांत करने के लिए तैयार किए गए हैं? तो इसको बोलते हैं आसन, ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा आसन। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग यानी 8 अंग में आसन तीसरा अंग है और पतंजलि ने योग सूत्र में कहा था कि स्थिर सुखमासनम यानी कि जो मुद्रा स्थिर और आरामदायक हो वही आसन है। तो इसका उद्देश्य शरीर को ध्यान के लिए तैयार करना होता है। 110 कह रहा है कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग GERD से पीड़ित व्यक्तियों में निम्नलिखित में से सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा होता है? तो सीने में जलन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए GERD एक पाचन संबंधी रोग है जिसमें पेट का एसिड बार बार वापस भोजन नली में आ जाता है और इस एसिड रिफ्लक्स के कारण सीने में जलन इसका सबसे प्राथमिक और आम लक्षण माना जाता है। 111 कारक निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में पायरोलिसिस का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर कार्बनिक तापीय पदार्थों का तापीय अपघटन। पायरोलिसिस कचरा प्रबंधन की एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें ठोस कचरे मुख्यतः कार्बनिक पदार्थों को बिना ऑक्सीजन के बहुत उच्च तापमान पर जलाया जाता है। इससे कचरा गैसों और ठोस अवशेषों में टूट जाता है। आगे 112 कह रहा है कि पृथ्वी की कौन सी गति प्रकाश और अंधकार के दैनिक चक्र तथा तापमान और आर्द्रता में होने वाले दैनिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ 112 में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा रोटेशन यानी कि घूर्णन। देखिए पृथ्वी का अपनी ही धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है और ऐसी घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात यानी कि प्रकाश और अंधकार का दैनिक जीवन चक्र चलता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी घूर्णन करेक्ट हो जाएगा। 113 कारक निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक एक सीधा उर्वरक है जो पौधे के प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में केवल नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है? तो ये है आपका यूरिया, ऑप्शन नंबर बी यूरिया। देखिए स्ट्रेट फर्टिलाइजर वे होते हैं जो पौधे को केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व जैसे कि NPK में से कोई एक देते हैं। यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन होता है और यह फास्फोरस या पोटास नहीं देता है। 114 कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर उसके नीचे और ऊपर पाए जाने वाले सभी जल को किस पृथ्वी प्रणाली में शामिल किया गया है? जैसे कि महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनद, भूमिगत जल और यहाँ तक कि बादलों और कोहरे में मौजूद जल की बूंदें। तो इसको शामिल किया गया है आपका जलमंडल में यानी कि हाइड्रोस्फीयर में, क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद पानी का संपूर्ण भाग चाहे वो महासागरों में हो, ग्लेशियर में हो, बर्फ़ के रूप में या हवा में वाष्प के रूप में हो, संयुक्त रूप से जलमंडल हाइड्रोस्फीयर का ही भाग कहलाता है। आगे 115 कह रहा है कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद किंकरी देवी ने जनहित याचिका PIL के माध्यम से किस पर्यावरण के लिए हानिकारक गतिविधि को चुनौती दी थी? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर का खनन। देखिए किंकरी देवी हिमाचल प्रदेश की एक महान पर्यावरण कार्यकर्ता थी और उन्होंने सिरमौर जिले में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध और पर्यावरण के लिए विनाशकारी चूना पत्थर के खनन के खिलाफ 1987 में जनहित याचिका दायर की थी और खनन को रुकवाया था। 116 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सी सूची केंद्र और राज्य सरकार दोनों को साझा विधायी शक्ति प्रदान करती है? तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर बी समवर्ती सूची में। देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं जिसमें समवर्ती सूची में वे विषय शामिल होते हैं जैसे कि शिक्षा, विवाह, ये सब, जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है वो कानून बना सकते हैं। 117 कह रहा है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद संयुक्त त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना की सिफारिश सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 1957 में भारत सरकार के द्वारा गठित बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहले भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यानी गाँव, ब्लॉक और जिला स्तर की सिफारिश की थी। 118 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण पुरस्कार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार।
पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 1987 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना की गई थी। आगे 119 कह रहा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो सेब और खट्टे फलों जैसे चीज़ों की कोशिका भित्तियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जेली बनाने में एक ठोस जेल बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसको बोलते हैं पेक्टिन। ऑप्शन नंबर आपका सी से जाएगा पेक्टिन। पेक्टिन एक प्रकार का प्राकृतिक फाइबर होता है, यानी कि पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, जो फलों यानी खास करके खट्टे फलों और सेब के छिलकों और कोशिका भित्ति में पाया जाता है। जब इसे चीनी और अम्ल के साथ पकाया जाता है तो यह जम जाता है और जैम या जेली के रूप में, ठोस रूप में जेलीनुमा आकार देता है। आगे 120 कह रहा है कि वायुमंडल जीवित प्राणियों को सांस लेने के लिए आवश्यक हवा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में कौन से दो मंडल परस्पर क्रिया करते हैं? तो 120 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडल और जीवमंडल। क्योंकि जीवित प्राणी यानी कि मनुष्य, पशु, पौधे जीवमंडल का हिस्सा है और सांस लेने के लिए वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जो हवा यानी कि वायुमंडल से मिलती है। इसलिए श्वसन की प्रक्रिया सीधे तौर पर वायुमंडल और जीवमंडल की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। आगे 121 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपदा को सही ढंग से परिभाषित कर रहा है? तो ये परिभाषित कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी, एक गंभीर व्यवधान जिसके कारण व्यापक क्षति होती है और जिससे निपटने की क्षमता किसी समुदाय के समझ से बाहर होती है। देखिए, आपदा प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुसार आपदा एक ऐसी विनाशकारी घटना है जो समुदाय या समाज के सामान्य कामकाज को पूरी तरीके से ठप कर देती है और इससे जान माल का इतना भारी नुकसान होता है कि प्रभावित समुदाय अपने संसाधनों से उससे नहीं निपट सकता है। आगे 122 कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों पर आधारित आध्यात्मिक शिक्षाओं और समाज सेवा को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की थी? तो इसमें उन्होंने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 1 मई 1897 को अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के विचारों और शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने और समाज सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था विवेकानंद के द्वारा। 123 कह निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है? तो यह है आपका फसल के खेत, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि पर्वत, वन, जंगल और नदी पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम है जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन फसल के खेत, एग्रीकल्चर फील्ड या बगीचे इंसानों के द्वारा बनाए गए और नियंत्रित किए जाते हैं, इसलिए मानव निर्मित या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में आता है। 124 कह रहा है कि वह कौन सा खड़ा आसन है जिसमें एक हाथ को दूसरे के पीछे और एक पैर को दूसरे के चारों ओर लपेट कर क्रॉस करना शामिल है, जो संस्कृत शब्द में ईगल शब्द से लिया गया है। तो इसको गरुड़ासन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। देखिए, संस्कृत में गरुड़ का अर्थ ईगल, चील या उकाब होता है और गरुड़ासन यानी ईगल पोज खड़े होकर किया जाने वाला एक संतुलित आसन है जिसमें एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर लपेटा जाता है और बाहों को भी एक दूसरे के चारों ओर लपेटकर नमस्ते की मुद्रा बनाई जाती है। आगे 125 कह रहा है कि कौन सी मानवीय गतिविधि प्राकृतिक पर्यावासों के विनाश और वन्यजीव प्रजातियों में गिरावट का एक प्रमुख कारण है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, आवासों के बीच जानवरों का मौसमी प्रवास। देखिए, ए, बी और डी ये तीनों विकल्पों में मानव द्वारा जंगलों को काटकर वहाँ खेती करना, कृषि और शहर, सड़कें या कारखाने बनाना, शहरी विकास का वन्य जीवों के आवास के छीनने का सबसे बड़ा ये कारण है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 126 कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में उस नोट स्वर का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो राग में बार बार प्रयोग होने के बजाय दुर्लभ रूप से केवल चुनिंदा वाक्यांशों में ही दिखाई देते हैं? तो यहाँ 126 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पत्तो। क्योंकि भारतीय शास्त्रीय संगीत के 10 विध राग लक्षणों में बहुत्व का अर्थ होता है किसी स्वर का बहुत ज़्यादा प्रयोग होना। इसके ठीक विपरीत जिस स्वर का प्रयोग राग में बहुत कम, दुर्लभ या अल्प मात्रा में किया जाता है उसे अल्पत्व कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे 127 कह रहा था कि कौन सी कक्षा परियोजना में छात्र अतीत की घटनाओं का शारीरिक रूप से अभिनय या नाट्य रूपांतरण करके यह अनुभव और समझ पाते हैं कि वे घटनाएं कैसे घटित हुई हैं। इसको बोलते हैं ऐतिहासिक पुनर्मंचन। क्योंकि इतिहास की किसी पुरानी घटना जैसे कि कोई युद्ध, स्वतंत्रता संग्राम या दांडी मार्च को छात्रों के द्वारा कक्षा या मंच पर नाटक के रूप में दोबारा प्रस्तुत करने को ऐतिहासिक पुनर्मंचन या रोल प्ले कहा जाता है। इससे बच्चे इतिहास को बहुत गहराई से महसूस कर पाते हैं। 128 कह रहा है कि लताएं वे पौधे हैं जो ज़मीन पर क्षैतिज रूप से फैलती हैं। लताओं को फैलते समय मिट्टी में जमने में कौन सी चीज़ें मदद करती हैं? तो 128 में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, गांठों पर स्थित अपस्थानिक जड़ें।
क्योंकि जो लताएं ज़मीन पर रेंग कर या फैल कर चलती हैं इन्हें क्रीपर्स कहते हैं, जैसे कि शकरकंद, पुदीना या तरबूज। उनके तने की हर गांठ से छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं जो मिट्टी को पकड़ लेती हैं और पौधे को ज़मीन पर जमने में मदद करती हैं। 129 1192 ईस्वी में किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी थी? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। देखिए 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से हराया था, लेकिन अगले ही साल 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, जिससे भारत में मुस्लिम सत्ता यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था यहीं से। आगे 130 कह रहा है कि उपनिषद मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस दार्शनिक अवधारणा से संबंधित है? तो ये है आपका आत्मा और ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। जहाँ वेदों में यज्ञ और कर्मकांड की प्रधानता होती है, वहीं उपनिषद पूरी तरीके से दर्शन पर आधारित होता है। मुख्य रूप से आत्मा और ब्रह्म के स्वरूप और उनके संबंधों पर इसमें चर्चा हुई है। आगे 131 कह रहा है कि उर्वरक प्रयोग की किस विधि में बुआई के समय बीज या जड़ क्षेत्र के पास उर्वरक को सघन पट्टियों के रूप में रखा जाता है, जिससे पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता में सुधार होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैंड प्लेसमेंट। देखिए बैंड प्लेसमेंट उर्वरक डालने की वह विधि है जिसमें खेतों में बीज की लाइन कतार के ठीक नीचे या बगल में उर्वरक की एक संकीर्ण पट्टी यानी कि बैंड बना दी जाती है। इससे जड़ें आसानी से पोषक तत्व ग्रहण कर लेती हैं और खाद जो है वो बर्बाद नहीं होता है। 132 कह रहा है कि खेल पोषण के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से खिलाड़ियों की मदद करता है, किसके द्वारा? तो 132 में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, शारीरिक गतिविधि के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रदान करने में। देखिए किसी भी एथलीट यानी खिलाड़ी के लिए कार्बोहाइड्रेट सबसे महत्वपूर्ण माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, क्योंकि यह शरीर और मस्तिष्क को तुरंत मुख्य ऊर्जा प्रदान करता है, जो खेल या कसरत के दौरान बेहद जरूरी होता है। 133 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने से पहले शिक्षक को उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में पूरी तरीके से स्पष्ट होना चाहिए? तो 133 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या पहलू का निर्धारण करना। देखिए मूल्यांकन का पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत यही है कि शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि उसे छात्रों को क्या मापना है, जैसे कि ज्ञान, कौशल या दृष्टिकोण। उद्देश्य तय किए बिना मूल्यांकन क्या होता है? दिशाविहीन होता है। 134 कह रहा है कि कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट खिलाड़ियों के शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ये होता है आपका वसा, फैट। देखिए जहाँ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से शरीर को 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा मिलती है, वहीं वसा फैट सबसे अधिक सघन ऊर्जा वाला पोषक तत्व है, जो 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम लगभग दोगुने से भी अधिक ऊर्जा देता है, वसा फैट। आगे 135 कह रहा है कि किस ऊष्मा उपचार विधि में दूध जैसे खाद्य पदार्थों को एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित अवधि के लिए गर्म किया जाता है और फिर हानिकारक रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उन्हें तेजी से ठंडा किया जाता है? इसको पास्चुरीकरण कहते हैं। ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। दूध को खराब होने से बचाने के लिए लुई पास्चर के द्वारा खोजी गई विधि को पास्चुरीकरण कहते हैं और इसमें दूध को पहले 70 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, जिससे सारे हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं और वो दूध लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। 136 कह रहा है कि शहरी समाज की कौन सी विशेषता तब विकसित होती है जब विविध सांस्कृतिक, जाति और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग शहरों में आकर एक साथ रहने लगते हैं? तो इसको बोलते हैं सामाजिक विविधता। ऑप्शन नंबर आपका ए। गांव में आमतौर पर एक समान संस्कृति वाले सजातीय होमोजीनियस लोग होते हैं, लेकिन शहरों में विभिन्न धर्मों, जातियों, संस्कृतियों और व्यवसायों के लोग आकर बसते हैं, इसलिए शहरी समाज की सबसे बड़ी विशेषता सामाजिक विविधता या विषमरूपता होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे 137 कह रहा है कि जलोढ़ पंखे तब बनते हैं जब डैश खड़ी पहाड़ी ढलानों से नीचे की ओर बहती है और जब हम कम ढलान पर पहुंचती है तो तलछट जमा करती है। तो इसको बोला जाता है धारा। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रीम। क्योंकि यहाँ पे देखिए जब कोई तीव्र नदी या जल की धारा ऊंचे पहाड़ों से भारी मात्रा में पत्थर और मिट्टी लेकर नीचे मैदानों में प्रवेश करती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और वह सारा मलबा एक पंखे के आकार में फैल जाता है और इसे ही जलोढ़ पंख कहा जाता है। ठीक है, आगे 138 कह रहा है सिंचाई की कौन सी विधि दबाव में नोजल के माध्यम से पानी को हवा में छिड़ककर फसलों पर प्राकृतिक वर्षा की तरह गिराती है? तो इसको बोला जाता है स्प्रिंकल सिंचाई। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा।
फव्वारा सिंचाई या स्प्रिंकल सिंचाई में पाइपों और नोजल के माध्यम से पानी को हवा में फुहार के रूप में छोड़ा जाता है, जो खेतों पर ठीक उसी तरीके से गिरता है जैसे बारिश हो रही हो। तो यह उबड़ खाबड़ जमीन के लिए बहुत अच्छी विधि होती है स्प्रिंकल सिंचाई। 139 कह रहा है कि जिला प्रशासन की कौन सी विशेषता विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में प्रभावी शासन को सक्षम बनाती है? तो ये बनाती है आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों को कार्यों का प्रत्यायोजन देना। देखिए, एक जिला बहुत बड़ा होता है और इसलिए सुशासन के लिए जिला कलेक्टर अपनी शक्तियां और कार्य अपने के नीचे अधिकारियों जैसे कि एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ को सौंप देता है। इसी विकेंद्रीकरण से प्रशासन प्रभावी ढंग से चल पाता है। 140 चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री का फाहियान मठवासी अनुशासन को विनियमित करने के लिए किस बौद्ध ग्रंथ को लिखित रूप से प्राप्त करने की विशेष रूप से खोज की थी? तो वो किया था विनय पिटक का। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में विनय पिटक वह ग्रंथ है जिसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए मठ के नियम और अनुशासन के लिखे गए थे। फाहियान भारत में विशेष रूप से इसी विनय पिटक की एक प्रमाणिक प्रतीक खोजने के लिए आया था। 141 कह रहा है कि भोजन संरक्षण की कौन सी विधि भोजन से नमी हटाकर उसकी जल सक्रियता को कम करती है, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है? तो ये है आपका निर्जलीकरण करना या सुखाना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, किसी भी खाद्य पदार्थ में पानी नमी होने पर वह जल्दी सड़ता है। उसे धूप में या मशीनों से सुखाना निर्जलीकरण एंड डिहाइड्रेशन उसकी नमी को सोख लेता है। इससे बैक्टीरिया पनप नहीं पाते हैं और भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। जैसे कि पापड़ आपने देखा होगा, आम पापड़ देखा होगा। 142 निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का प्राथमिक कारण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? ये फैलता है आपका बैक्टीरिया और वायरस। ऑप्शन में आपका डी। वे बीमारियां जो एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलती हैं, जैसे कि कोविड की बीमारी, टीबी, हैजा, इनका मूल कारण रोगाणु होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, जीवाणु, इनका वायरस, ये सब मूल कारण होते हैं फैलने के। आगे 143 ध्रुवीय क्षेत्रों को दर्शाने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के मानचित्र प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है आपका दिगंशीय। आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, दिगंशीय। देखिए, पृथ्वी के ध्रुवों का सबसे सटीक और बिना किसी विकृति का मानचित्र बनाने के लिए दिगंशीय और शिरोबिंदु प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें कागज को सीधे ध्रुव पर स्पर्श करता हुआ माना जाता है। 144 कह रहा है कि किस प्रकार का व्यायाम विशेष रूप से हृदय गति बढ़ाने और सांस लेने की क्षमता में सुधार के लिए बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका एरोबिक व्यायाम। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कार्डियो या एरोबिक व्यायाम जैसे कि दौड़ना, तैरना या साइकिल चलाना ऐसा व्यायाम है जिन्हें करने से हमारे दिल की धड़कन तेज होती है और फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने की क्षमता में काफ़ी सुधार होता है। आगे 145 कह रहा है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किस स्वर को तीव्र स्वर के रूप में गाया जा सकता है? तो तीव्र स्वर में गाया जाता है आपका मौ को, क्योंकि भारतीय शास्त्रीय संगीत में 5 विकृत स्वर होते हैं। इनमें से 4 स्वर रे, ग, ध, नी ये अपने मूल स्थान से नीचे खिसकते हैं, इसलिए इन्हें कोमल स्वर कहा जाता है। केवल मौ ऐसी ध्वनि है, मध्यम स्वर है, जो कि अपने मूल स्थान से ऊपर चढ़कर गाया जाता है, इसलिए इसे तीव्र स्वर कहा जाता है। 146 कह रहा है कि पहाड़ी इलाकों में मिट्टी संरक्षण की प्राथमिक विधि के रूप में कंटूर जुताई क्यों की जाती है? तो ये किया जाता है ढलानों पर जल अपवाह को कम करने के लिए। पहाड़ों की ढलान पर ऊपर से नीचे की ओर पानी बहुत तेजी से बहता है और मिट्टी को काट ले जाता है, और पानी के इसी तेज बहाव जल अपवाह को धीमा करने और रोकने के लिए ढलान के समानांतर घुमावदार कंटूर जुताई की जाती है, ताकि मिट्टी का कटाव रुक सके। 147 कह रहा है कि उपरोक्त ये जो चित्र बना हुआ है, उपरोक्त यातायात संकेत क्या इंगित करता है? तो ये इंगित करता है अनिवार्य आगे। मतलब कि यातायात के नियमों में नीले रंग के गोल बोर्ड के अंदर बना हुआ सीधा सफ़ेद तीर एक अनिवार्य संकेत होता है। इसका अर्थ होता है कि चालक को केवल सीधे ही जाना है और वह किसी अन्य दिशा में नहीं मुड़ सकता है। आगे 148 कह रहा है कि कुछ जानवर बीजों को जमा करके रखने के लिए उन्हें ज़मीन के नीचे दबा देते हैं। अगर वे इन बीजों को भूल जाते हैं तो ये बीज अंकुरित होकर के नए पौधे बन सकते हैं। इस काम के लिए कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं गिलहरियाँ। देखिए, गिलहरियों की यह प्राकृतिक आदत होती है कि वे सर्दियों के लिए मेवे और बीज जमीन के नीचे गाड़ कर छिपा देती हैं। कई बार वे भूल जाती हैं कि उन्होंने बीज कहाँ गाड़े थे, और बारिश होने पर वही बीज नए पेड़ों के रूप में उग जाते हैं। इस प्रकार गिलहरियाँ जंगल बसाने में मदद करती हैं। 149 कह रहा है कि सड़क पर आगे संभावित खतरों या असामान्य स्थिति के बारे में ड्राइवरों को चेतावनी देने के लिए संकरे, पुलों और साला क्षेत्र जैसे सड़क संकेतों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के यातायात संकेतों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है चेतावनी संकेत। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। सड़क पर त्रिकोण आकार में बने चिन्ह जो आगे आने वाले खतरे, जैसे कि आगे स्कूल है या संकरा पुल है या अंधा मोड़ है,
इससे सावधान करते हैं। उन्हें चेतावनी संकेत या संकेतक चिन्ह कहा जाता है ताकि ड्राइवर गाड़ी की गति को धीमा करके कंट्रोल कर सकें। 150 नंबर पर आखिरी प्रश्नों का इस वीडियो में, वह कौन सा शब्द है जो भोजन में सूक्ष्म जीवों के विकास और रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उपलब्ध मुक्त जल की मात्रा को दर्शाता है, जिसे 0 से 1 पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, जल सक्रियता। देखिए, वाटर एक्टिविटी वह पैमाना 0.0 से लेकर के 1.0 तक है जो मापता है कि किसी खाद्य पदार्थ में सूक्ष्म जीवों जैसे कि फफूंद या बैक्टीरिया के पनपने के लिए कितना स्वतंत्र पानी उपलब्ध है। शुद्ध पानी की जल सक्रियता 1.0 होती है और इसका उपयोग भोजन की सेल्फ लाइफ तय करने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे जल सक्रियता करेक्ट हो जाएगा, वाटर एक्टिविटी। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने आज जो देखा है, ये आपका यूपी टेट 2026 की जो परीक्षा आप लोगों को 3 जुलाई को हुई है, 3 जुलाई को, उस परीक्षा में जो सभी 180 प्रश्न पूछे गए हैं। 180 प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 30 क्वेश्चन जो है वो संस्कृत भाषा के भी हमने लैंग्वेज सेकंड के रूप में ऐड किया है, और अंग्रेजी के भी 30 क्वेश्चन हमने हल किया है, और हिंदी के भी 30 क्वेश्चन हल किया है। तो यही 30 क्वेश्चन आपका बढ़ गया है, यानी कि 3 लैंग्वेज को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो टोटल आपका 180 क्वेश्चन इसमें सॉल्व हुआ है। तो ये टोटल आपका 180 क्वेश्चन जो है आपका यूपी टेट पेपर 2 3 जुलाई 2026 पेपर सेकंड जूनियर लेवल के लिए था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी ऐसे ही सभी 5 जो पेपर आज पाँचों जो पेपर हुए हैं यूपी टेट 2026 में, 3 पेपर हुआ है आपका यूपी टेट पेपर 2 जूनियर लेवल का और 2 पेपर हुआ है प्राइमरी का। तो 5 पेपर मैं आपको सॉल्व करके 1 बाय 1 दे रहा हूँ। तो इसको ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।